नमस्ते। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। शांति शांति शांति। पिछला पाठ हम लोग पढ़े थे बादल राग। ठीक है, बादल राग पाठ पढ़े थे। तो बादल राग वीडियो आप सभी ने देखा होगा और इसलिए बादल राग में से कुछ प्रश्न हम आपको पूछना चाहते हैं। वीणा वादनी कौन है? ये वाद्य वीणा वादनी का पाठ है। वीणा वादनी कौन है? माँ सरस्वती। उर के बंधन को काटने से कवि का क्या अभिप्राय है? रूढ़ियाँ। समीर सागर पर कौन तैर रहा है? अस्थिर। सुख। मूसलाधार वर्षा होती है तो कौन हंसता है? छोटे पौधे। बादल को कवि क्या करने को कहता है? बादल को कवि बरसने को कहता है। मूसलाधार बरसता है तो संसार क्या करता है? मूसलाधार बरसता है तो संसार हृदय थाम लेता है। कृषक का शरीर कैसा है? कृषक का शरीर जीर्ण है अर्थात कमजोर हो गया है। यहाँ पर कवि बादल को किस रूप में पुकार रहे हैं? एक क्रांति के रूप में। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे पाठ पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं और जो बिना तिथि बताए हमारे घर में आते हैं उसे क्या कहा जाता है? अतिथि, है ना? क्योंकि बिना तिथि और समय बताए वो आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अतिथि। लेकिन ये जो पाठ है उन लोगों पर व्यंग्य किया गया है जो बिना तिथि बताए तो आते हैं परंतु जाने का नाम तक नहीं लेते। उनके सम्मान में, उनकी सेवा में घर के सभी लोग जुट जाते हैं और वो जाने का नाम तक के नहीं लेते हैं। ऐसे अतिथि लेखक के घर 4 दिनों से अधिक रह रहे हैं और लेखक की स्थिति क्या हो रही है इसको हम इस निबंध के माध्यम से पढ़ेंगे। शरद जोशी का निबंध है ये, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक है शरद जोशी। पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि। तो बहुत मज़ेदार व्यंग्य है इसमें, ध्यान से सुनोगे। तो पढ़ने से पहले हम शरद जोशी जी का लेखक परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1931 और इनकी मृत्यु हुई है 1991। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 21 मई 1931 जन्म हुआ था। 21 मई 1931। ठीक, और मृत्यु 1991। 1991। ठीक है सर। कुछ समय तक वे सरकारी नौकरी में रहे, फिर लेखक को ही आजीविका के रूप में अपना लिया, अर्थात लेखन कार्य को ही अपना आजीविका के रूप में अपना लिया। इनके आरंभिक रचनाओं में कहानियों की संख्या अधिक है। फिर वे व्यंग्य लेखन में उतर आए।
व्यंग लेख, उपन्यास आदि के लेखन से साहित्य को सशक्त बनाया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं लिखी बहाने, जीप पर सवार, इल्लियां, परिक्रमा, राह किनारे बैठ आदि। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल है। अपनी रचनाओं में मुहावरों के साथ साथ वे हास परिहास का भी हल्का स्पर्श देते हैं। किसी एक सामाजिक गंभीर विषय को उठाकर वे अत्यंत रोचकता से अभिव्यक्त कर देते हैं। और इसी तरह से एक हास्य और व्यंग्य है इसमें, तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है अर्थात मन में बार बार आ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक के मन में अतिथि के आने के 4 दिन के बाद लेखक के मन में ये विचार आ रहा है, ये प्रश्न आ रहा है बार बार कि अतिथि तुम कब जाओगे। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उससे ठीक सामने एक कैलेंडर है। तुम जहाँ पर बैठकर सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो अर्थात धुएं उड़ा रहे हो, उसके ठीक सामने में क्या है, एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। इसकी तारीखें जो है अपनी सीमा में रहकर नम्रता से हौले से वो फड़फड़ा रही है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। और लेखक जो है अतिथि को दिखा कर तारीखें बदल रहे हैं ताकि उनको पता चले कि उनके आए हुए कितने दिन हुए। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन अर्थात तुम्हारा अतिथि सत्कार का मेरे लिए चौथा भारी दिन है। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती, परंतु तुम्हारे जाने की कोई भी संभावना मुझे प्रतीत नहीं हो रही है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। जो दो जन एस्ट्रोनॉट चांद पर गए थे, उन्होंने बहुत लंबी यात्रा करके गए थे। वो भी वहाँ पर इतना दिन नहीं रुके थे जितने दिन तुम मेरे यहाँ आकर रुके हो। जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो, तुम तो बहुत छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो और जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो और तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप अर्थात तुम्हारे जो पैर हैं मेरे घर में, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जम सी गई है, तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर दिया है और तुम्हारा और मेरा एक आंतरिक निजी संबंध स्थापित हो चुका है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली है और तुम इतने आंतरिक भी हो गए हो कि मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान अर्थात अंतिम चट्टान को भी तुम देख लो कि आखिर मेरी जो इनकम मैंने कमाई है वो कहाँ तक की है और मैं किस तरह का आतिथ्य कर सकता हूँ, वो भी तुमने जान लिया है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, अर्थात तुम मुझसे बहुत सारी बातें करके बहुत कुछ जान चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। लेखक अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा घर याद नहीं आ रहा है, तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। तुम जिस दिन आए मेरा दिल अचानक से कुछ अज्ञात आशंका से धड़क उठा था कि तुम कितने दिन रहोगे। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया था और अंदर ही अंदर मैं डर गया था कि आप आए हो अर्थात अतिथि बनकर आए हो, मैं आपके अच्छे से आतिथ्य कर पाऊंगा कि नहीं, अतिथि सेवा कर पाऊंगा कि नहीं, इसको सोचते हुए मेरा बटुआ अर्थात पैसे रखने की थैली जो है वो अंदर ही अंदर कांप गई थी, अर्थात मेरे पैसे की जो थैली है वो अंदर ही अंदर कांप गई थी। इसका कहने का अर्थ है कि लेखक को ये अंदाजा हो गया था कि मेरा कितना पैसा खर्च होगा। उसके बावजूद एक स्नेहभागी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। इतना सब कुछ जानते हुए भी मैं तुमसे एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हारे सत्कार के लिए हमने हमारे जो डिनर को किसमें बदल दिया था, मध्यम वर्ग के उच्च डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा था, तुम्हें याद होगा
कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। 2 सब्जियों के अलावा हमने और क्या बनाया था? मीठा भी बनाया था और रायता भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी, और ये सारा उत्साह के साथ मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके मूल में एक ही आशा थी। क्या आशा थी? कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। मैं सोचा था कि तुम आओ और अच्छे मेहमान की तरह तुम एक दिन रुककर चले जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा अच्छा आतिथ्य किया था, अतिथि सत्कार किया था। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और तुम जाने लगोगे, और हम तुमको रोकते रहेंगे कि और एक दिन रुक जाइए, और तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, और दूसरे दिन भी तुम अपनी सुलभ मुस्कान लिए हमारे घर पर ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली, अर्थात हमने अपने कष्ट को अंदर ही सह लिया, पी लिया, और प्रसन्न बने रहे, और आपके सामने में हम प्रसन्नचित दिखाई देने लगे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, अर्थात तुम्हारे इतने उच्च सम्मान कर चुके थे, इतना ऊंचा सम्मान कर चुके थे कि वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान किया था। डिनर जो था बहुत अच्छा किया था, तो उसके बाद जो लंच था उसको मतलब कम करना ठीक नहीं था, इसलिए उसी प्रकार से डिनर भी कराया गया, और तुम्हें रात्रि में सिनेमा दिखाया, और रात्रि में तुम्हें सिनेमा दिखाने भी ले गए। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, अर्थात हमारे सत्कार का यह आखिरी किनारा है, अर्थात अंतिम सीमा तक हम पहुंच गए कि आपको कहाँ तक सत्कार करना है। जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, इससे आगे और मैं किसी का भी सत्कार नहीं किया था। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, और इतना करने के बाद तो आपको चले जाना चाहिए था, और आप जाते और हम मना करते। ठीक है, जब तुम विदा होते और तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम विदा होते और हम तुमको स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाते, और आपको रुकने का मन करता और हमको रोकने का मन करता, लेकिन आप कुछ मजबूरी दिखाकर जाने का कहते, है ना। तो वो क्षण जो था वो कुछ अलग ही होता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, और तीसरा दिन जब हुआ तुमने कहा कि मैं अपने कपड़े किसको देना चाहता हूँ? धोबी को देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था, और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। ये जो आघात था, ये जो कष्ट मुझे हो रहा था, ये मैं कह नहीं पा रहा था, और जो तुम्हारी चोट थी वो भी मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबर की तरह खींच जाएगी, अर्थात तुम जो मेरे पास जो इतने तरह रबर की तरह जो खींचे चले आए हो, इसका मुझे अनुमान न था कि तुम अब जाने का नाम ही ना लो। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। पहली बार मुझे प्रतीत हुआ कि अतिथि जो होते हैं वो सदैव देवता नहीं होते, क्योंकि हम लोग अतिथि को देवता कहते हैं, लेकिन लेखक ने वहाँ पर क्या कहा है कि मुझे पहली बार लगा कि अतिथि जो होते हैं वो सदैव देवता नहीं होता। वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है, वो मनुष्य और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। देखो, क्योंकि बहुत दिन रहने के बाद वो अतिथि जो थे अपना सम्मान अब खोते जा रहे थे। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। अब जब धोबी को कपड़े देने की बात आई तो लेखक सोचे कि अब ये चले जाएंगे शायद अपने कपड़े धुलवा के, इसलिए वो धोबी को ना देकर क्या सोचे कि लॉन्ड्री में दे देते हैं तो जल्दी धुल जाएंगे और ये जल्दी चले जाएंगे। मन ही मन एक विश्वास पड़ रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि शायद लॉन्ड्री में कपड़े धुल कर आ जाएंगे तो अतिथि जो हैं वो जल्दी चले जाएंगे, ऐसा लेखक सोच रहे थे। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा। ठीक है, अतिथि ने पूछा कहाँ है लॉन्ड्री? मैंने कहा चलो चलते हैं, और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। मैंने जो बनियान पहना था उसको उसके ऊपर से एक कमीज डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। पत्नी जब देखी तो पूछी कहाँ जा रहे हैं? इनके कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं, इनके कपड़े जो हैं वो लॉन्ड्री में देने हैं। मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। लेखक की पत्नी की आंखें जो थी वो एकाएक बड़ी बड़ी हो गई।
आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर ली थी। समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। अर्थात जब लेखक की पत्नी जब आई थी नए नए में, तब लेखक को बहुत खुशी हुई थी उनकी आंखें ये देखकर। लेकिन आज वही आंखें जब बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो लेखक को डर लगने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा, और लेखक की पत्नी की जो आंखें थी वो इस आशंका से बड़ी हुई थी कि ये जो है कितने दिनों तक ठहरेंगे। और आशंका निर्मूल नहीं थी और उनकी आशंका भी कुछ गलत नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, अतिथि तुम जा नहीं रहे हो। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सरवटे पड़ी चादर भी बदली जा चुकी है। तुम यहीं हो, अर्थात जिस बेड पर वो सोते थे वहाँ पर जो चादर बिछाया जाता था उसमें सलवटें आ गई थी और उस चादर को भी निकाल कर धो दिया गया था। फिर भी अतिथि जो है वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो यहीं पर हैं। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई थी। तुम्हें देखकर जो मैं बहुत जोर से हंस देता था, अब वो हंसी जो है वो धीरे धीरे मेरी गायब हो गई है, लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे, अर्थात इतना हंसते थे जब पहली बार मिले तो हम बहुत हंसी मजाक किए। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अर्थात जिस कमरे में बैठकर वो बहुत हंसी मजाक करके ठहाके मार मार के जोर जोर के हंसते थे, आज अब दिखाई नहीं पड़ते। अर्थात अब जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा, किसी के मुंह पर भी हंसी नहीं है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से ठप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अर्थात सभी प्रकार की बातें हो चुकी है, तो गेंद इसलिए बोला गया कि चारों ओर से टप्पा खाकर गेंद बीच में आकर रुक गई। अर्थात सभी प्रकार की बातचीत जो है उनकी खत्म हो गई है। फिर ज्यों के त्यों दोनों बैठे हैं। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं, अब ना तो तुम इस गेंद को हिला रहे हो न मैं, अर्थात तुम कोई बात नहीं कर रहे हो और ना ही मैं कोई बात कर रहा हूँ। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। लेखक जो है वो कल से क्या कर रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, और अतिथि क्या कर रहे हैं, फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हैं, अर्थात पेज उलट रहे हैं। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए। शब्दों का लेन देन भी खत्म हो चुका है और चर्चा के विषय भी हम भूल गए। परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी, अर्थात सभी प्रकार की बातचीत अब हमारी हो चुकी है और हम अब क्या है, सब चुप बैठे हैं। सौहार्द अब सने सने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सौहार्द का अर्थ है दोस्ती या सद्भावना जो थी वो धीरे धीरे बोरियत का रूप ले रही है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण करी और जो मन में जो भावनाएं थी वो अब क्या हो रही है, गालियों के रूप में आ रही है। पर तुम जा नहीं रहे, किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। अब लेखक कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा गोंद है जिससे तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, तुम्हें जाने का यहाँ से मन नहीं कर रहा है। मैं इस भेद को सपरिवार समझ नहीं पा रहा हूँ, अर्थात मैं अपने पूरे परिवार के साथ तुम्हारे इस भेद को समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम किस कारणवश यहाँ पर चिपक गए हो, यहाँ पर इतने दिन रुक गए हो। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, अर्थात लेखक की पत्नी ने लेखक से धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये, अर्थात कब तक रुकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए, लेखक ने ऐसे कंधे उचका दिया, क्या पता क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। लेखक की पत्नी ने कहा कि मैं तो आज खाने में खिचड़ी ही बनाऊंगी, हल्का रहेगा। लेखक ने कह दिया बनाओ। सत्कार की उष्मा अब समाप्त हो रही थी। जो आदर सत्कार चला था मेहमान नवाजी का, अब वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। डिनर मध्यम उच्च वर्गीय डिनर से उनकी शुरुआत किए थे, अब वो किस में आ गए, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते, अर्थात अब भी तुम जाने का नाम नहीं लेते, तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। अगर तुम अभी भी जाने का नाम नहीं लोगे तो हमें अब उपवास रहना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं।
तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। अर्थात तुम्हारा और मेरा संबंध जो है अब कहाँ तक आ गया है, संक्रमण के दौर से। अर्थात अब हमारे बीच में वो मधुरता अब नहीं रही है, इसलिए तुम कब जाओगे अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना। मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। लेखक कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते। और लेखक कह रहे हैं अगर सब बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता है। परंतु ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। अर्थात अपने घर की महत्व की बातें इसलिए कही जाती हैं कि होम को इसी कारण स्वीट होम भी कहा गया है, और घर को इसी कारण से स्वीट होम भी कहा गया है। होम को क्या कहा गया है, स्वीट होम कहा गया है। क्यों कहा गया है, देखो कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। अर्थात हमारा घर जो है वो स्वीट होम है, तो हम अपने घर को जैसे हमारे घर में जैसे हम चारों ओर खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं, अर्थात स्वीटनेस बनाए रखना चाहते हैं, उसी तरह से दूसरे के घर में भी स्वीटनेस बने रहे, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि लोग दूसरे के घर की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। मैं तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ शराफत भी एक चीज़ होती है। और गेट आउट भी एक वाक्य होता है, और गेट आउट भी कहना एक वाक्य होता है, जो कि मैं कह सकता हूँ, जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वो तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पांचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। अर्थात लेखक के यहाँ अतिथि को आए, सुबह होने के बाद कौन सा दिन हो जाएगा, पांचवा दिन हो जाएगा। आशा है वह तुम्हें चुनेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्ण निर्णय ले लोगे। अर्थात सूरज की किरणें पड़ेगी, तब शायद तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे आए हुए 5 दिन हो गए और तुम जाने का नाम लोगे। मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी, और मेरे सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी। अर्थात मेरे जो सहन शक्ति है उसका वो आखिरी दिन होगा। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा, उसके बाद मैं तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। आखिर मैं क्या हूँ, मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य देर तक साथ नहीं रहते। एक मनुष्य और एक देवता अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम भी जल्दी लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अर्थात तुम्हारा जो देवत्व है वो किसमें सुरक्षित रहेगा कि तुम ठीक समय पर आओ और कुछ समय के लिए आओ और चले जाओ, तभी तुम्हारा अतिथि का देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपने वाले पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। अर्थात मैं भी मनुष्य हूँ और मैं अपने पर उतर जाऊँगा। अर्थात मैं भी तुमको कुछ भला बुरा कह सकता हूँ या तुम्हें घर से भी निकाल सकता हूँ, इसलिए तुम चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। अर्थात तुम कब जाओगे अतिथि, लेखक लास्ट अंत में कह रहे हैं। अर्थात ये जो निबंध है इसमें क्या कहा गया है कि दूसरों के यहाँ रहना सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ सेवा मिलती है, इसलिए वहाँ पे रहना अच्छा लगता है। और आव भगत भी अच्छी होती है। सुबह उठे, टिफिन दे दिया गया, जलपान दिया गया, खाएं, दोपहर को अच्छा खाना मिला, फिर शाम को कुछ जलपान, फिर रात को कुछ अच्छा बढ़िया खाना, ये तो सबको अच्छा लगता है। पर यह सब करने वालों की जो हालत होती है, लेकिन जिसके घर आप अतिथि बनकर जाते हो, वो जो आपकी अतिथि सेवा जो करते हैं, उनकी हालत क्या होती है उसको भी तुम्हें ध्यान में रखना है। उस पर अतिथि ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए अपना घर सबसे अच्छा है। अब अपने ऊपर लेके देखो कि आपके घर भी अगर अतिथि आए तो आपको कैसा लगेगा। अगर ऐसा हर व्यक्ति सोचने लगे तो शायद ऐसा ना हो, अतिथि सदैव देवता ही रहेंगे और दूसरे का घर निवास स्थल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे का घर ही निवास स्थल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो तुम्हें अच्छा लगता तो वहीं जाकर रहने लगोगे। ठीक है। अतिथि देवता की तरह माना जाता है। जब वो किसी के घर में अनाधिकार प्रवेश कर ले तथा कुछ समय रहने के बाद सम्मान के साथ वहां से निकल जाए, उसी में उसका सम्मान बना रहता है। यदि वो विशेष उद्देश्य से किसके यहाँ रहने लगता है, घर के लोगों का व्यवहार बदलने पर भी जाने का नाम नहीं लेता है, तो अतिथि देवता नहीं रह जाता है। तो अब ये जो पाठ था इसमें कुछ कठिन शब्द तो उतने हैं नहीं, फिर भी एक शब्द आया था सौहार्द
लिख देते हैं। हृदय की सरलता। हृदय की सरलता। और एक शब्द है पीड़ा, ये तो सब जानते हो, पीड़ा, कष्ट। और क्या है? बटुआ। फैसला रखने की थैली। जिसको मनी पर्स भी कहते हो, ठीक है। और कुछ है? क्या और कुछ तो कठिन शब्द मुझे इससे नहीं प्रतीत लग रहा है, लेकिन अगर तुमको लगेगा तो तुम मुझे पूछ सकते हो फोन करके। डाउट अपना कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। पाठ कहाँ तक सुने हो ये तुम खुद समझ पाओगे। कुछ आंसर तुम दो। तुम मेरी काफ़ी डैश खोद चुके। क्या होगा यहाँ पर डैश में? मिट्टी। सत्कार की क्या समाप्त हो रही थी? सत्कार की उष्मा। अतिथि सदैव क्या होता है? देवता। क्या तुम्हें तुम्हारी डैश नहीं पुकारती? डैश में क्या आएगा? पृथ्वी। तुम्हारे जाने की कोई डैश प्रतीत नहीं होती। क्या होगा? संभावना। उसकी तारीखें अपनी सीमा में डैश से फड़फड़ाती रहती है। किससे फड़फड़ाती रहती है? नम्रता से। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था? 4 दिनों से। विगत कितने दिनों से लेखक तारीखें बदल रहे हैं? 2 दिनों से। सब्जी और रायते के अलावा लेखक ने खाने में और क्या बनवाया था? मीठा। अतिथि के सम्मान में लेखक ने रात का भोजन किसमें बदल दिया था? उच्च मध्यम वर्गीय डिनर में बदल दिया था। दूसरे दिन रात्रि को लेखक मेहमान को कहाँ ले गए थे? सिनेमा दिखाने। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने लेखक से क्या कहा? मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। तो ये आज का पाठ यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझे फोन